Hello, good morning, my dear students. How are you? I hope that you are fantastic, and I also expect that your studies are up to the mark. Today I will teach you economics of class 12th. इस चैप्टर में ये बताया गया है कि 1950 से लगाकर 1990 तक हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या पॉलिसी थी, किस टाइप से हमारी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ होती है और किस टाइप से हम डेवलपमेंट पाथ पे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं. After studying this chapter, the learners will know the goals of India's 5-year plans. They will know about the development policies in different sectors such as agriculture and industry from 1950 to 1990. They will learn to think about the merits and demerits of a regulated economy. इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद में स्टूडेंट्स ये जान पाएंगे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में 5 ईयर प्लान्स के दौरान कौन कौन से गोल्स डिसाइड किए गए और जो इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर, तो विभिन्न सेक्टर्स में किस टाइप की इकोनॉमिक पॉलिसी लागू की गई 1950 से लगाकर 1990 तक, और जो पॉलिसी बनाई गई, जो रेगुलेटेड इकोनॉमी हमारे देश में उस समय थी, उस रेगुलेटेड इकोनॉमी की क्या क्या मेरिट्स थी और क्या क्या लिमिटेशंस थी, वो सब चीज़ें इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे. इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए हम अलग अलग पार्ट में इसको पढ़ेंगे. आज हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. इस पूरे चैप्टर की स्टडी अब हम अलग अलग पार्ट्स में करेंगे. तो पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स एंड द डेवलपमेंट पॉलिसीज इन एग्रीकल्चर, दैट इज लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन. तो इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है कि किस टाइप से हमारे 5 ईयर प्लान्स के गोल्स डिसाइड किए गए और कौन कौन से गोल्स थे, हमारे उद्देश्य क्या थे 5 ईयर प्लान बनाने के, और जो हमारी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ बनाई गई जो 1950 से 1990 के बीच में. तो एग्रीकल्चर सेक्टर की स्टडी हम इस लेसन में करेंगे, बाकी इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्टडी और सर्विस सेक्टर की स्टडी हम अगले पार्ट में करेंगे. तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें स्टडी करना है लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रिवॉल्यूशन. तो आइए देखते हैं, हम इसको सभी पॉइंट्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं. The leaders of independent India had to decide, among other things, the type of economic system most suitable for our nation, a system which would promote the welfare of all rather than a few. तो देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो जो हमारे देश के जो लीडर्स थे उनके लिए एक ये डिसीजन लेना बहुत महत्वपूर्ण था कि हम किस टाइप की इकोनॉमी को फॉलो करें, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसा हो. हमारा इकोनॉमिक सिस्टम इस टाइप का होना चाहिए जो कि देश के लिए सूटेबल हो और सभी का वेलफेयर सुनिश्चित करे, न कि कुछ लोगों का. अगर सिर्फ कुछ एक लोगों का वेलफेयर उससे होगा और बाकी सब लोग गरीब रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे, तो वो हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी किसी भी प्रकार की कोई काम की नहीं होगी. तो हमें इस टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप करना था जिससे कि सभी लोगों का वेलफेयर हो सके. दिस पॉइंट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अबाउट द आवर इकोनॉमिक सिस्टम, दैट इज़ द वेलफेयर ऑफ ऑल. सभी का कल्याण होना बहुत ही ज़रूरी बात इसके अंदर बताई गई है. तो ऐसा सिस्टम हमें फॉलो करना था. तो जितने भी इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं, जितने टाइप की इकोनॉमी होती है, उसको बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी. इन तीनों इकोनॉमी के बारे में आप प्रीवियस क्लासेज में भी पढ़ चुके हैं. व्हाट इज़ द सोशलिस्ट इकोनॉमी? सोशलिस्ट इकोनॉमी व्हेन देयर इज द ओनरशिप ऑन द रिसोर्सेज इज टेकन बाय गवर्नमेंट, ओनरशिप on the production process and the productive activities will be undertaken by government. तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी गवर्नमेंट करेगी और रिसोर्सेज भी सब गवर्नमेंट के होंगे. इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को कोई स्थान नहीं होगा, और जो भी प्रॉपर्टी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी में सब गवर्नमेंट की होती है. और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, तो ये सब गवर्नमेंट के होते हैं. तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है. इसको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी हम कहते हैं, जिसको आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड द मार्केट इकोनॉमी, एंड इन दिस इकोनॉमी ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिसाइडेड थ्रू द मार्केट फोर्सेज. मार्केट फोर्स के द्वारा सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ डिसाइड होती है. गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं के बराबर होता है, और कैपिटलिस्ट सभी प्रकार के डिसीजन लेते हैं जिसमें कि उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो वो चीज़ प्रोड्यूस करते हैं. मतलब कि जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है, जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होता है, उन चीज़ों का वहाँ पे इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है. तो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है. और प्रोडक्शन
के लिए जितने फैक्टर्स होते हैं और रिसोर्सेज होते हैं उसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर का अधिकार होता है, गवर्नमेंट सेक्टर का अधिकार नहीं होता है। गवर्नमेंट सेक्टर का अधिकार कुछ एक मामलों में होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो नहीं के बराबर होता है। तो इस टाइप से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कुछ एक पोर्शन सोशलिस्ट होता है, कुछ एक पोर्शन कैपिटलिस्ट होता है। कुछ रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास होते हैं, कुछ रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर के पास होते हैं। तो जहाँ ज़रूरी था हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो किया और कुछ सेक्टर में हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो किया। तो इस टाइप से ओवरऑल इकोनॉमी जो हमारी डिसाइड की गई और ओवरऑल इकोनॉमिक सिस्टम जो हमारा डिसाइड किया गया वो था मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इस टाइप से मिक्स्ड इकोनॉमी के पैटर्न को हमने फॉलो किया आज़ादी के बाद में। और जो हम 1950 से 1990 के बीच में जो इकोनॉमिक सिस्टम की स्टडी करते हैं तो उसमें हम समझना है कि वो मिक्स्ड इकोनॉमी का पार्ट है, वो एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम था। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को हिंदी में हम योजना आयोग भी बोलते हैं। तो योजना आयोग क्या है इसके बारे में हमें जानना है। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन जो बनाया गया 1948 में, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है जिसको हिंदी में हम नीति निर्देशक तत्व भी बोलते हैं, और वो सरकार के ऊपर डिपेंड करते हैं कि सरकार को इकोनॉमी में क्या करना है, सोसाइटी में क्या करना है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1950 में हमारे देश में प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया। द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन 1950 with the Prime Minister as its chairperson. Who is the chairperson of Planning Commission? Prime Minister is the chairperson of Planning Commission. तो इस टाइप से 1950 में हमारे देश में एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया। प्लानिंग कमीशन का लोगो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और प्लानिंग कमीशन का मेन टारगेट ये रखा गया कि हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लान कैसे किया जाए और किस टाइप से हम प्लान करेंगे ताकि हमारी इकोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके और हमारे देश में जो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो दूर हो सके। और क्योंकि उस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमारी इकोनॉमिक बेस बिल्कुल तैयार भी नहीं हुआ था और इकोनॉमी हमारी लो लेवल पे थी। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, हमारी इकोनॉमी बहुत स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, अंडर डेवलप्ड कंडीशन में थी। तो वापस इकोनॉमी को डेवलपिंग पाथ पे लाने के लिए हमारे देश में प्लानिंग कमीशन का निर्माण किया गया। अब देखिए, प्लानिंग कमीशन की जगह पे नीति आयोग, जैसे मैंने आपको बताया प्लानिंग कमीशन मतलब कि योजना आयोग, तो योजना आयोग की जगह गवर्नमेंट ने अब डिसाइड किया है एक नया आयोग स्थापित किया गया जिसका नाम है नीति आयोग। तो नीति, सबसे पहले हमें जानना नीति की फुल फॉर्म क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वैसे हिंदी में नीति का मतलब पॉलिसी होता है और इंग्लिश में जो नीति वर्ड है तो इसका भी उसकी फुल फॉर्म है, इसको आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो प्लानिंग कमीशन की जगह भारत सरकार ने नीति आयोग बना दिया। हम कह सकते हैं प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके अब नीति आयोग रख दिया गया है। तो ये कब से किया गया है उसकी डेट भी आपको याद रखनी है। यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग ऑन 1 जनवरी 2015। 2015 से 1 जनवरी 2015 से प्लानिंग कमीशन की जगह अभी जो काम करता है वो नीति आयोग है। तो ऑब्जेक्टिव दोनों के सेम है। प्लानिंग कमीशन का मतलब है कि प्लान करना कि किस टाइप से हम अपने देश का डेवलपमेंट करेंगे, किस टाइप की पॉलिसी हम फॉलो करेंगे। और नीति आयोग का भी लगभग सेम उद्देश्य है कि हमें देश को ट्रांसफॉर्म करना है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है एक नए भारत के रूप में, एक नई डेवलप्ड इकोनॉमी के रूप में। तो उसके लिए ये वर्क करेगा। सो नेक्स्ट थिंग अबाउट प्लानिंग कमीशन। जनरली नीति आयोग के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो अगले चैप्टर में आएगा ये, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो प्लानिंग कमीशन है, क्योंकि उस समय जब हम स्टडी कर रहे हैं अभी 1950 से 1990 तक की इकोनॉमी की, तो उस समय हमारे देश में प्लानिंग कमीशन था और उस प्लानिंग कमीशन के हिसाब से 5 ईयर्स प्लान्स बनाए गए, 5 साल के कुछ योजनाएं बनाई गई। तो जिसको फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान इस टाइप से हम जानते हैं।
तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि प्लान क्या होता है। प्लान जनरली हम बनाते हैं अपने कोई भी काम करने के लिए भी, अगर कहीं जाना है या फिर स्टडी का प्लान भी बनाते हैं, तो प्लान जनरली होता क्या है इकोनॉमिक्स के टर्म में, इसको आपको समझना है। अ प्लान spells out how the resources of a nation should be put to use. It should have some general goals as well as specific objectives which are to be achieved within a specified period of time. कि प्लान हमें ये बताता है कि हमारे देश के रिसोर्सेज को हम किस टाइप से यूज करेंगे और किस टाइप से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके हम मैक्सिमम बेनिफिट्स उससे लेंगे, मैक्सिमम वेलफेयर और प्रॉफिट हम अर्न कर सके। तो इस टाइप का जो सिचुएशन होती है उसको हम प्लान बोलते हैं, और प्लान के माध्यम से ही हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इट शुड हैव सम जनरल गोल्स एज वेल एज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो प्लान जब हम करते हैं किसी चीज़ का, तो हम कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं और कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, और उन ऑब्जेक्टिव्स को या फिर हम कह सकते हैं गोल्स को अचीव करना हमारा टारगेट होता है। और गोल्स को जब हम अचीव कर देते हैं तो हमारा प्लान सक्सेसफुल होता है, और अगर हम गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इस टाइप से प्लानिंग कमीशन का जो मेन टारगेट था, प्लान बना करके अपने देश की इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना। सो नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाट वर द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। जब 5 ईयर प्लान्स बनाए गए तो उसके लिए कौन से गोल डिसाइड किए गए। तो 4 मेजर गोल्स है जिसकी स्टडी हमें करना है, और उनका नाम भी आपको याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट ग्रोथ। जब हमने प्लान किया तो सबसे पहला टारगेट हमारा था कि हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे होगी। तो इसकी हम डिटेल में स्टडी करते हैं। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज इस कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। जो गुड्स और सर्विसेज हमारे देश के अंदर प्रोड्यूस होती है, उस प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाना। अगर हम प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, अपने देश में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, तो सभी लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज आसानी से उपलब्ध होगी और वो भी कम रेट पे। तो ग्रोथ का मेन टारगेट होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, और गुड्स एंड सर्विसेज का ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो इनकम भी ज़्यादा जनरेट होगी, क्योंकि इनकम जो जनरेट होती है वो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। तो ग्रोथ से मतलब है कि पहला टारगेट हमारा यह था कि गुड्स एंड सर्विसेज का अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर सके, ताकि हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़े और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट हो सके। तो ये टारगेट पहले हमने डिसाइड किया। What is the GDP? GDP is the market value of all the goods and services produced in the country during a year। और पूरे देश के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है वो हमारी जीडीपी होती है, और उसकी वैल्यू जो लेते हैं हम मॉनेटरी वैल्यू लेते हैं, जनरली वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ मनी। नेक्स्ट, दैट इज ऑल्सो अबाउट द पॉइंट फर्स्ट, दैट इज द ग्रोथ ऑफ जीडीपी। द जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। जो जीडीपी होती है वो सब अलग अलग सेक्टर्स से डिराइव होती है, कि टोटल जीडीपी जो हमारी होगी तो सभी सेक्टर का सम टोटल होगी, डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, एंड these sectors are agriculture sector and industrial sector and the service sector। ये तीनों सेक्टर जो इकोनॉमी के बेसिकली होते हैं, तो इन तीनों सेक्टर से जो इनकम जनरेट होती है उन सभी का हम सम टोटल करेंगे तो हमारी टोटल इनकम होगी। मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर से 50 करोड़ की इनकम जनरेट हुई, इंडस्ट्रियल सेक्टर से 100 करोड़ की इनकम जनरेट हुई, और सर्विस सेक्टर से 150 करोड़ की इनकम जनरेट हुई। तो टोटल जीडीपी जो हमारी होगी 50 प्लस 100 प्लस 150, तो ये 300 करोड़ की हमारी जीडीपी होगी। तो इस टाइप से ये सभी टोटल जीडीपी में सभी सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन होता है। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच ऑफ दिस सेक्टर्स मेकअप द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमी। तो इस टाइप से जो कंट्रीब्यूशन ये तीनों सेक्टर करते हैं तो वो इस टाइप से एक स्ट्रक्चरल कंपोजिशन हमारी इकोनॉमी का तैयार करते हैं। स्ट्रक्चर मीन्स इसके अंदर जुड़े हुए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तो ये इस टाइप से ये जीडीपी का पूरा कंपोजिशन है, और जीडीपी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना ये 5 ईयर प्लान का टारगेट था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द मॉडर्नाइजेशन। व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द प्रोड्यूसर्स हैव टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर कैन यूज न्यू सीड वेराइटीज इंस्टेड ऑफ यूजिंग द
old ones. Similarly, a factory can use a new type of machine. Adoption of a new technology is called modernization. तो मॉडर्नाइजेशन का सिंपल मीनिंग हम ले सकते हैं कि नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, और अगर हम नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम ओल्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे किसान अगर पुराने जो सीड्स है उनका इस्तेमाल करता है जो पुराने तरीके से, जैसे कि पहले जो एक पर्टिकुलर सीजन में जो प्रोडक्शन होता था उसमें से कुछ अच्छी क्वालिटी के सीड्स होते थे वो सुरक्षित रखे जाते थे, प्रोटेक्ट करके रखे जाते थे, फिर बाद में अगले साल वही सीड्स यूज़ करते थे जब क्रॉप की सोइंग सीजन आती थी, तब जो फसल उगाने के लिए उन सीड्स का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब हाइब्रिड सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल अगर करे किसान तो और ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, जिनको स्पेशली तैयार किया जाता है। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को स्पेशली तैयार किया जाता है, एक टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तो इस टाइप से किसान अगर उनका इस्तेमाल करेगा तो वो एक नई टेक्नोलॉजी होगी। इसी टाइप से बैलों से खेती करने के बजाय अगर किसान कल्टीवेटर का इस्तेमाल करेगा तो वो एक न्यू टेक्नोलॉजी होगी। और फैक्ट्री में पुरानी मशीनों से प्रोडक्शन करने के बजाय नई मशीनों का इस्तेमाल करेंगे, जो नई टेक्नोलॉजी वाली मशीनों का इस्तेमाल करेंगे तो भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो इस टाइप का जो प्रोसेस है एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी जो सिस्टम होता है उसको हम मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट सेल्फ रिलायंस। जो 5 ईयर प्लान्स का जो तीसरा इंपॉर्टेंट गोल था वो सेल्फ रिलायंस। जैसे सेल्फ रिलायंस का सिंपल मीनिंग होता है खुद के ऊपर भरोसा करना। अगर हम खुद के ऊपर भरोसा करेंगे तो हम उस कॉन्सेप्ट को बोलेंगे सेल्फ रिलायंस। अब यहाँ खुद के ऊपर भरोसा रखने का मतलब है कि अपने देश के लोगों के ऊपर ही भरोसा करना, अपने देश के ऊपर अपना सेल्फ डिपेंडेंट होना, किसी विदेशी लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं करना या फिर किसी विदेशी कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं करना, वो होता है हमारा टारगेट सेल्फ रिलायंस। अभी एलपीजी पॉलिसी आने के बाद में, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये पॉलिसी आने से पहले हमारे देश में सेल्फ रिलायंस का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हर देश के लिए इंपॉर्टेंट था। लेकिन एलपीजी पॉलिसी आने के बाद में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ गया है और किसी भी देश में गुड्स एंड सर्विसेज का आसानी से अब ट्रांसफ़र होता है। लेकिन इससे पहले जो मेजर गोल था सेल्फ रिलायंस बहुत ही महत्वपूर्ण गोल था, क्योंकि उस समय ज़्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होता था। अधिकतर देश अपनी क्लोज्ड इकोनॉमी रखते थे जिसमें ज़्यादातर लेन देन नहीं होता था। तो ऐसी कंडीशन में सेल्फ रिलायंट होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्शन अपने देश में हो रहा है, हम उसी प्रोडक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे देश के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और हमें किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड भी नहीं रहना पड़ेगा। तो इस वजह से सेल्फ रिलायंस का गोल बहुत महत्वपूर्ण है। A nation can promote economic growth and modernization by using its own resources. That means we have to use our own resources when we produce something. When we produce goods and services, we should use our own resources. वैसे कि हम अगर टेक्सटाइल का प्रोडक्शन करते हैं तो हमें रॉ मटेरियल कॉटन अपने खुद का इस्तेमाल करना है। इसी टाइप से जो मशीनरी है उस टेक्सटाइल प्रोडक्शन के लिए अपनी खुद की मशीनरी इस्तेमाल करनी है, तो वो होंगे हमारे ओन रिसोर्सेज। और बाय यूजिंग रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट फ्रॉम अदर नेशंस, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि अगर हम रिसोर्सेज दूसरे देश से इंपोर्ट करें या फिर अपने खुद के रिसोर्सेज इस्तेमाल करें। तो बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि हम अपने खुद के देश के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। द फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स गेव इम्पोर्टेंस टू सेल्फ रिलायंस। जो 5 ईयर प्लान्स बनाए गए तो 7 5 ईयर्स प्लान जो थे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, तो इस टाइप से जो 7 5 ईयर प्लान बनाए गए उसमें सेल्फ रिलायंस के गोल को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। और फिर बाद में जब एलपीजी पॉलिसीज़ आनी शुरू हुई तो फिर सेल्फ रिलायंस का गोल थोड़ा अभी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसको नहीं दी जाती है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं सेल्फ रिलायंस का गोल बहुत ही महत्वपूर्ण गोल है, जिसको एडॉप्ट करना हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में ज़रूरी था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ द इक्विटी। इक्विटी इज़ अनदर इम्पोर्टेंट गोल फॉर 5 ईयर प्लान्स। इक्विटी जिसको मतलब जनरली हम बोलते हैं समानता। तो देश के लोगों में कैसे समानता स्थापित किए जाए, क्योंकि इकोनॉमिक, यहाँ पे हम इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करेंगे। वैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी, वैसे सोशल
इक्वलिटी और पॉलिटिकल इक्वलिटी भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे हम इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करेंगे। दैट मीन्स देयर शुड बी नो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, या फिर रिच और पुअर के बीच में जो भी गैप होता है वो बहुत ही कम होना चाहिए। ये होता है टारगेट इक्विटी। अ कंट्री कैन हैव हाई ग्रोथ, द मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन द कंट्री इटसेल्फ एंड ऑल्सो हैव मोस्ट ऑफ इट्स पीपल लिविंग इन द पॉवर्टी। अब ऐसी कंडीशन हो सकती है कि हम बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारा कंट्री बहुत डेवलप्ड है, ठीक है, और ग्रोथ रेट भी बहुत हाई है, लेकिन उसी समय ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि कुछ लोग गरीब हो। तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि एक तरफ हमारा देश डेवलप कर रहा है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, सब कुछ है, ग्रोथ भी अच्छी है, लेकिन एक दूसरी तरफ पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे देश में मतलब दो वर्ग नहीं होने चाहिए कि एक रिच वर्ग है, रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और दूसरा पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, धनवान वर्ग और गरीब वर्ग इस टाइप से अपने सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। It is important to ensure that the benefits of economic prosperity reach the poor sections as well instead of being enjoyed only by the rich। तो मेन चीज़ ये है कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, जो बेनिफिट्स जो है वो सभी लोगों के पास में पहुंचने चाहिए। प्रॉस्पेरिटी जो है वो सभी लोगों के पास में पहुंचनी चाहिए, जो है पुअर लोगों के पास भी पहुंचनी चाहिए, न कि सिर्फ धनवान लोगों के पास, ठीक है। तो फैसिलिटीज़, इकोनॉमिक ग्रोथ की फैसिलिटीज़ है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो सबकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रिच पर्सन की इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे और प्रॉस्पेरिटी होती रहे और गरीब आदमी गरीबी गरीब बना रहे, तब हम उसको, हमारा इक्विटी का जो गोल है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसी संदर्भ में कुछ और बात हम करते हैं। एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स सच एज फूड, अ डिसेंट हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एंड इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी रिड्यूस्ड। अब हर व्यक्ति के पास में, जब हम इक्विटी की बात करते हैं, इक्वलिटी या इक्विटी दोनों सेम कॉन्सेप्ट है, तो जब हम समानता की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या होना चाहिए, हर व्यक्ति को बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए। बेसिक नीड में क्या आएगा, फूड और डिसेंट हाउस, कि सही रहने का घर होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें सभी के पास बराबर पहुंचनी चाहिए। अगर सभी के पास ये चीज़ें बराबर नहीं पहुंचेगी तो फिर हम नहीं कह सकते कि हम डेवलप्ड है। एंड इनइक्वलिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी रिड्यूस्ड। वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन में जितनी भी इनइक्वलिटीज़ होती है अब तो वो नहीं होनी चाहिए, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए। जब वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा तो गरीबों के प्रति शोषण बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब व्यक्ति गरीब होगा तो उसके पास में कुछ भी नहीं होगा तो वो बहुत ही कम रेट पे काम करने के लिए मजबूर हो जाएगा और अधिक मेहनत करने के बाद भी वो ज़्यादा कुछ अर्न नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो बेसिक नीड्स भी अपनी पूरी नहीं कर पाएगा। तो इक्वलिटी लाना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में थिंक करना हमें बहुत ज़रूरी है। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट तैयार किया था, उसके लिए जो प्लानिंग की थी उसके लिए जितना भी होमवर्क जो जिसने किया था वो थे प्रशांत चंद्र महालानोबिस, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। उनके जो थिंकिंग थी उसके अकॉर्डिंग ये सेकेंड 5 ईयर प्लान बनाया गया था। तो उसके लिए उनका एक लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन प्रशांत चंद्र महालानोबिस का था। तो हमारा देश 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट करता है। ये डेट और नाम याद रखना है। टू कमेमोरेटेड द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रशांत चंद्र महालानोबिस। तो ये 29 जून है, वो उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है और उसको यादगार बनाए रखने के लिए और उनको हमेशा हमेशा याद रखने के लिए ये दिन डिसाइड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑफन रेफर टू एज द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। तो प्रशांत चंद्र महालानोबिस को फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि उनके द्वारा काम स्टैटिस्टिक्स में किए गए काम बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय हैं। गोल डिसाइड करने के बाद में अब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या पॉलिसीज फॉलो की गई। तो इस टाइप से एग्रीकल्चर सेक्टर में एक इंस्टीट्यूशनल चेंज है, मतलब लैंड रिफॉर्म्स किए गए, और दूसरा इंस्टीट्यूशनल चेंज के अलावा टेक्निकल चेंज किया गया जिसको हम बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। मतलब सिंपल टर्म में जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जो हमारा ज़मींदारी सिस्टम था, और ज़मींदारी सिस्टम में क्या होता है कि ज़मीन का जो अधिकार होता है वो ज़मींदार के पास होता है, उसके पास बहुत लार्ज एरिया ऑफ लैंड होता है वो अपने पास ऑक्यूपाई करके रखता है।
और फिर उसके अंडर में कई किसान काम करते हैं और किसान से वो रेवेन्यू कलेक्ट करता है। उसमें से कुछ पार्ट वो खुद अपने पास रखता है और कुछ पार्ट आगे राजा महाराजाओं को देता था, और फिर बाद में जब ब्रिटिश लोग आए तो वो उसमें से कुछ पार्ट ब्रिटिश लोगों को देता था। तो इस टाइप से वास्तव में जो खेती करने वाले किसान होते थे वो बहुत मेहनत करते थे और उनके पास में बहुत ही कम पार्ट बचता था, और ज़्यादातर पार्ट ज़मींदार ले लेते थे और उसमें से वो फिर ब्रिटिश लोगों को दे देते थे। तो इस टाइप से हमारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, और लैंड रेवेन्यू सिस्टम में सुधार करना हमारी गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो हमारे भारत सरकार ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम को सुधारने के लिए लैंड रिफॉर्म्स किए। स्टेप्स टुवर्ड्स लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स करने के लिए हमारी सरकार ने कौन कौन से स्टेप लिए, इसके अंदर मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज दैट मीन्स किसान और सरकार के बीच में जितने भी लोग होते हैं उनको इंटरमीडियरीज बोलते हैं। जिस किसान ने प्रोडक्शन किया, किसान रेवेन्यू किसको देगा? ज़मींदार को देगा। ज़मींदार रेवेन्यू किसको देगा? आगे जो राजा होते थे या महाराजा होते थे उनको देगा। और फिर आगे वो किसको देगा? राजा महाराजा से आगे फिर रेवेन्यू किसके पास जाएगी? सरकार के पास जाएगी या ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास जाएगी। जितने भी इंटरमीडिएरीज है उसको हटाना, मतलब कि किसान का डायरेक्ट कांटेक्ट स्थापित कर देना सरकार से। मतलब सरकार डायरेक्ट है वो किसान से रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, उसके बीच में कोई नहीं रहेगा, ना ज़मींदार रहेगा ना और कोई दूसरे प्रकार का इंटरमीडिएरीज। तो इस टाइप से सरकार ने एक स्टेप लेकर के लैंड रिफॉर्म्स के नाम से एक क्रांतिकारी कदम उठाया और उसमें उन्होंने एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज किया, मतलब इंटरमीडिएरीज को वहाँ से हटा दिया गया। सो स्टेप्स वर टेकन टू एबोलिश intermediaries and to make the tillers the owner of land. The idea behind this move was that ownership of land would give incentive to the tillers to invest in making. अब देखिए, टिलर्स जो होते हैं, मतलब फार्मर्स के लिए यहाँ टिलर्स वर्ड यूज किया गया कि टिलर्स को ज़मीन का मालिक बनाना, और उसके पीछे टारगेट था कि जब वो ज़मीन के मालिक बन जाएंगे तो वो इंसेंटिव लगेंगे और ज़मीन और अच्छा वर्क करेंगे और अपनी खुद की जिम्मेदारियां और बेसिक नीड पूरी करने के साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में वो खुद अपना इंसेंटिव लेंगे, क्योंकि जब उसको ज़मीन में से पूरा पोर्शन मिलेगा तो वो उसके डेवलपमेंट के लिए वर्क करेगा और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करेगा और उसको ज़मीन को अच्छा बनाने के लिए, फर्टाइल करने के लिए भी काम करेगा। लेकिन अगर ज़मींदार के अधीन ज़मीन होगी और किसान खुद की महसूस करेगा कि किसान सोचेगा कि मेरी ज़मीन तो है नहीं, तो फिर वो इतनी अच्छी तरह से इंसेंटिव नहीं ले पाएगा और इतना अच्छी तरह से वहाँ पे वर्क भी नहीं करेगा और नई टेक्नोलॉजी भी वहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। तो बीच में से इंटरमीडिएरीज को हटाना गवर्नमेंट का मेन टारगेट था, और इस संदर्भ में गवर्नमेंट ने स्टेप लिए और जो भी इंटरमीडिएरीज थे उनको हटा दिया गया। लैंड सीलिंग, इट वॉज द पॉलिसी टू प्रमोट इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो लैंड सीलिंग भी एक पॉलिसी है जो कि लैंड रिफॉर्म्स का पार्ट है, जिसमें कि इक्वलिटी लाना लोगों के बीच में, एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों में इक्वलिटी हो, तो इसके लिए ये प्रयास किया गया था। दिस मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाई एन इंडिविजुअल। और इस पॉलिसी के तहत ये किया गया कि एक व्यक्ति मैक्सिमम कितनी लैंड ओन कर सकता है, अपने पास कितनी ज़मीन रख सकता है, या एक व्यक्ति कितनी ज़मीन का मालिक हो सकता है, तो एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी। मान लीजिए कि एक ज़मींदार है, उसके पास में मान लो 50 हेक्टेयर ज़मीन है या 100 हेक्टेयर ज़मीन है, तो वो 100 हेक्टेयर ज़मीन अपना मालिक है वो उस पर, और खेती करने वाले कौन होंगे? दूसरे किसान होंगे, फार्मर्स होंगे। तो वो इतनी ज़मीन अपने पास रखेगा लेकिन किसानों से खेती करवाएगा, तो एक प्रकार से किसानों का शोषण हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने उसकी एक सीलिंग फिक्स कर दी कि एक पर्टिकुलर एरिया में, ये भी एरिया वाइज फिक्स की गई कि कहीं ज़मीन फर्टाइल होती है, कहीं पे नहीं होती है, तो एरिया वाइज एक फिक्स अमाउंट कर दिया कि एक व्यक्ति 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता, या एक व्यक्ति 5 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता, एक व्यक्ति 15 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता। तो इस टाइप से एक लिमिट फिक्स कर दी ताकि एक्स्ट्रा ज़मीन जो थी वो सरकार ने ली और उन गरीब किसानों में बांटी जिनके पास में बिल्कुल ज़मीन नहीं थी और वो कई सालों से खेतीबाड़ी का काम वहाँ पे करते रहे, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उनका नाम नहीं था और सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार वो ज़मीन के मालिक नहीं थे। तो ऐसे किसानों को ज़मीन अलॉट कर दी गई और जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी वो सरकार ने ले ली।
अब देखिए लिमिटेशंस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स के लिए बहुत दो बड़े स्टेप लिए। एक तो था एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज और दूसरा था लैंड सीलिंग। तो ये दोनों ही स्टेप ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। तो क्यों नहीं सक्सेसफुल रहे, इसके पीछे जो कुछ कारण थे, क्योंकि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहने के पीछे पब्लिक जिम्मेदार होती है। पब्लिक बहुत सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करती, इस वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसी टाइप से गवर्नमेंट कोई रूल्स और रेगुलेशन अभी भी नए बनाती है तो फिर उसको लोग फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर हमें परेशानी हो जाएगी। तो वैसा ही हुआ, लैंड रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरीके से सुधार के लिए काम किया, लेकिन लोगों ने उसको सक्सेसफुल नहीं होने दिया। तो इस पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए देखिए, देयर वर केसेस वेयर टेनेंट्स वर एविक्टेड। कुछ केसेस ऐसे थे जहां पे टेनेंट्स को एविक्ट कर दिया गया, मतलब वहां से टेनेंट्स वर एविक्टेड, मतलब वहां से उनको जमीन खाली करवा दी गई, जहां पे वो खेती करते थे वहां से उनको हटा दिया गया। एंड द लैंड ओनर्स क्लेम्ड टू बी सेल्फ कल्टिवेटर क्लेमिंग ओनरशिप ऑफ द लैंड। अब देखो, पहले तो जमींदार खुद तो खेती करता नहीं था, किसानों से खेती करवाता था, लेकिन जब सरकार ने ऑर्डर दे दिया कि भाई जमींदार के पास ज़मीन नहीं होगी, किसान जो वास्तव में खेती करते हैं उसकी ज़मीन होगी, उसको ओनरशिप दी जाएगी, तो वो उन जमींदारों ने क्या किया, जो लैंड ओनर्स थे उन्होंने क्या किया, जो किसान थे उनको हटा दिया और खुद क्लेम किया कि नहीं हम कल्टीवेटर है, हम खेती करेंगे, हम खेती करने वाले लोग हैं, हम फार्मर है। तो इस टाइप से क्लेम करके किसान को वहाँ से हटा दिया और ये क्लेम कर दिया गवर्नमेंट के सामने कि हम खेती करेंगे। तो इस टाइप से किसान को वास्तव में ज़मीन का अधिकार नहीं मिल पाया, जो वर्षों से उसके ऊपर खेती कर रहा था। फिर द बिग लैंडलॉर्ड्स चैलेंज द लेजिस्लेशन इन द कोर्ट्स डिलेइंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन। गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया, तो इम्प्लीमेंटेशन को डिले करने के लिए, उसको लेट करने के लिए वो कहाँ चले गए, कोर्ट में चले गए। जो लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि भाई आप ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकते, तो इस मामले को लेकर के वो कोर्ट में चले गए। तो जब तक कोर्ट डिसीजन नहीं देता तब तक कोई भी गवर्नमेंट भी स्टेप नहीं ले सकती है। तो कोर्ट में आपको पता ही है कई बार रिश्वत का मामला भी होता है, कोर्ट में काम ज़्यादा होने की वजह से केसेस पेंडिंग भी होते हैं, बहुत लंबा केसेस चलते हैं, तो उस वजह से डिले हो गया और डिले की वजह से भी किसानों को वो अधिकार नहीं मिल पाए जो गवर्नमेंट उसको देने की इच्छुक थी। मतलब लैंडलॉर्ड ने उसको कोर्ट में जाकर के मामले को लंबित कर दिया, बहुत बड़ा मतलब लंबा समय उसके अंदर लगा दिया। दे यूज्ड दिस डिले टू रजिस्टर देयर लैंड्स इन द नेम ऑफ क्लोज रिलेटिव। और जब एक तरफ तो वो कोर्ट में जाकर के उस मामले को उन्होंने डिले कर दिया, उसके ऊपर उसको पेंडिंग कर दिया। अब जब मामला कोर्ट में है तो ज़बरदस्ती सरकार भी किसानों को ज़मीन दे नहीं सकती, लैंडलॉर्ड का उस पर नाम है। तो फिर तब तक लैंडलॉर्ड ने क्या किया, जब तक कोर्ट में जब तक मामला अटका हुआ था तब तक लैंडलॉर्ड ने क्या किया कि वो ज़मीन है वो अपने रिलेटिव्स के नाम पे करवा दी। और रिलेटिव्स के नाम पे करवा दी, जैसे मान लो किसी के पास 100 हेक्टेयर ज़मीन है तो उसने 20 हेक्टेयर किसी अपने भाई के नाम पे करवा दी, 20 हेक्टेयर अपनी बहन के नाम पे करवा दी, और भी कोई रिश्तेदार है उसके अनुसार उसने किसी के नाम पे 10 हेक्टेयर, 20 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर इस टाइप से करवा दी। तो अब जो लैंड सीलिंग का जो मामला था वो रुक गया, क्योंकि अब तो उसके पास 100 बीघा ज़मीन नहीं है, 100 हेक्टेयर ज़मीन नहीं है, वो ज़मीन क्या हो गई, कम हो गई, अलग अलग भागों में उसने अपने रिलेटिव्स में बांट दिया। तो इस टाइप से रजिस्ट्री उन्होंने अपने रिलेटिव की करवा दी। तो किसान, तो इस प्रकार से उन्होंने जो ज़मींदार थे, जो जागीरदार थे, उन्होंने अपने इस कानून को अपने फेवर में कर दिया और किसानों को ये ज़मीन वो नहीं दे पाए। ज़मीन वो देने की इच्छुक नहीं थे और गवर्नमेंट वो ज़मीन किसानों को नहीं दे पाई और लैंडलॉर्ड्स के पास ही रही। तो इस टाइप से हमारे जो लैंड रिफॉर्म्स के जो काम थे वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। अब इस मामले में हम कह सकते हैं कि बंगाल और केरला दो स्टेट ऐसे थे जिन्होंने विलिंगली ये काम अच्छा किया और किसानों के हित में काम किया, बाकी स्टेट्स में ये काम अच्छी तरह से नहीं हो पाया। अगर बंगाल और केरला की तरह और दूसरी गवर्नमेंट भी अगर ये काम करती तो और किसानों को इससे फ़ायदा मिल सकता था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट द फाउंडर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज MS स्वामीनाथन एंड नॉर्मन बोरलॉग। तो इन दो वैज्ञानिकों का नाम याद रखना है कि जिन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की थी। अब यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंडिकेट करता पिक्चर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फार्मर है वो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड का छिड़काव यहाँ पे कर रहा है।
और यही ग्रीन रिवॉल्यूशन में हम अभी आगे पढ़ेंगे कि अगर न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन में, पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करना, इंसेक्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर, HYV सीड्स, तो इस संदर्भ में ग्रीन रिवॉल्यूशन होती है और इसमें आपको ये दो नाम अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट, सो व्हाट इज द ग्रीन रिवॉल्यूशन? इट रेफर्स to the large increase in production of food grains resulting from the use of high yielding variety seeds that is also called the HYV seeds, especially for wheat and rice। तो हम देखते हैं कि HYV सीड्स के प्रयोग करने से वीट और राइस के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन वीट और राइस का बढ़ गया। तो इस सिचुएशन को हम ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं कि पहले तो वीट का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, राइस का प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ा, लोग बहुत सारे लोग भूख से मर जाते थे और फिर हमें विदेशों से अनाज है वो मंगाना पड़ता था, कई बार अमेरिका से, रूस से, इटली से। तो अगर ये सब होने की वजह से हमें दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में हमारे देश में इतना ज़्यादा वीट का प्रोडक्शन बढ़ा, राइस का प्रोडक्शन बढ़ा, जिससे कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, हमें किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ा और भूख से मरने वालों की संख्या भी कम हो गई। तो इसके दो फेज है। पहला फेज हम देखते हैं, फर्स्ट फेज दैट वाज फ्रॉम मिड 1960s टू मिड 1970s। 1960s, मिड 1960s का मतलब होता है 1960 से लगाकर 1970 का जो पीरियड होता है। तो मिड 1960s का मतलब हम जनरली कह सकते हैं, एग्जैक्ट इसमें ईयर और डेट हम मेंशन नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे मिड 1960s लिखा हुआ है। मतलब लगभग 1965 से लगाकर 1975 तक का जो फेज था वो था फर्स्ट फेज, और 1975 से लगाकर 1985 तक का जो फेज था वो सेकेंड फेज था। सेकेंड फेज वाज फ्रॉम मिड 1970s टू मिड 1980s। तो इस टाइप से ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे देश में हुई और उसका हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। नेक्स्ट, ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंडिकेट करता ये डायग्राम आप देख सकते हैं, जिसके अंदर देखो एक किसान है जो अपने पास सीड्स है, सीड्स लेकर खड़ा है और वो सीड्स बेचना चाहता है। किसान क्या, हम इसको व्यापारी कह सकते हैं कि व्यापारी सीड्स को सेल करना चाहता है। तो ये सीड्स को सेल करने के लिए वो आया है। लेकिन व्हाट इज गिवन हियर, आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन हु इज इंटरेस्टेड इन योर ऑफर, कि ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में तुम्हारे ऑफर को स्वीकार करने वाला कोई भी नहीं है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में उनके ऑफर को स्वीकार करने वाला क्यों नहीं है? इसका रीज़न यह है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में सभी किसान जो है वो HYV सीड्स का इस्तेमाल करते हैं। HYV सीड्स का मतलब होता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जो अधिक उत्पादन देने वाले बीज होते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट, अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन के अचीवमेंट क्या है उसको समझना है। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, फूड में हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, हमें दूसरे देश को ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। सेकंड, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन आने की वजह से जैसे कल्टीवेटर आ गया और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करते हैं, फर्टिलाइजर का छिड़काव करते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं खेतों में, तो ये सब होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी हुई है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब कि हम HYV की सीड्स का उपयोग करेंगे और HYV सीड्स का उपयोग करेंगे तो हमें पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स भी डालना पड़ेगा, क्योंकि HYV सीड्स के लिए ज़रूरी है ये। और केमिकल फर्टिलाइजर भी डालेंगे तभी वो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चर होने लगी या फार्मिंग होने लगी, तो फिर नई टेक्नोलॉजी भी आने लगी। जैसे पहले किसान खेत में हल चलाता था बैलों के माध्यम से, अब ट्रैक्टर और कल्टीवेटर का वहाँ पे इस्तेमाल करता है, थ्रेसर का इस्तेमाल करता है थ्रेसिंग के लिए, और हार्वेस्टर का इस्तेमाल करता है फसल की हार्वेस्टिंग करने के लिए। तो इस टाइप से हमारे देश में ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। हालांकि इसकी कुछ कमियां भी है जिसको हम आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में, लेकिन इस टाइप से ग्रीन रिवॉल्यूशन होने के बाद में जो हमें फ़ायदे हुए, तो सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया क्योंकि वेराइटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट हो गया। जैसे कि हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइजर कंपनी में लोगों को रोज़गार मिलने लग गया, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड बनाने वाली कंपनी में रोज़गार मिल गया लोगों को, ट्रैक्टर चलाने के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिल गया। तो कई मामलों में हम कह सकते हैं कि रोज़गार के अवसर बढ़ गए। एग्रीकल्चर सेक्टर है वो वाइड हो गया तो उससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। ठीक है, कुछ मामलों में एम्प्लॉयमेंट कम भी हो सकता है क्योंकि ट्रैक्टर से आसानी जल्दी से खेती हो जाती है
और अगर बैलों से खेती करते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस टाइप से कुछ मामलों में रोज़गार कम भी हो सकता है, लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन इतने वाइड लेवल पे हुई थी जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज हुआ है। डिक्रीज कम हुआ लेकिन इंक्रीज ज़्यादा हुआ। अब इंक्रीज इन इनकम, जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो इनकम भी ज़्यादा होगी। ग्रीन रिवॉल्यूशन से वीट और राइस की प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई तो लोगों की इनकम भी ज़्यादा बढ़ने लगी। इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी, फर्टिलिटी, लैंड की फर्टिलिटी बढ़ने लगी। और एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे कम प्रोडक्शन होता था तो अब न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। मार्केटेड सरप्लस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मार्केटेड सरप्लस का मतलब होता है कि किसान अपने खुद के यूज़ के लिए अनाज रख लेगा और बाकी बचा हुआ वो मार्केट में बेचेगा। अगर प्रोडक्शन ही कम होगा तो जितना प्रोडक्शन हुआ वो सारा का सारा यूज कर लेगा, और अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो अपनी खुद का सेल्फ कंजम्पशन करने के बाद में, अपनी खुद की ज़रूरत पूरी करने के बाद में वो क्या करेगा, मार्केट में भी बेचेगा। तो जब वो मार्केट में बेचेगा तो हम उसको बोलेंगे मार्केटेड सरप्लस। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हुआ, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, थ्रेशर, ये सब क्या है, इंडस्ट्रीज में ही डेवलप हो सकते हैं। तो इस टाइप से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी ग्रीन रिवॉल्यूशन से हुआ। शॉर्ट कमिंग्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, इंक्रीज इन द डिस्पैरिटी बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर्स। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में छोटे फार्मर और बड़े फार्मर के बीच में गैप बढ़ गया, क्योंकि छोटे फार्मर जो होते हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं, वो अपने खेत में कल्टीवेटर, हार्वेस्टर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उनको तो बैलों के ऊपर भी निर्भर रहना पड़ेगा। और दूसरी बात, वो नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर सकते, और HYV सीड्स महंगे होते हैं तो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनकी इनकम ज़्यादा नहीं होती है। तो स्मॉल फार्मर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं थी और बिग फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल थी, तो इन दोनों के बीच में गैप है वो बढ़ गया। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट टू लिमिटेड क्रॉप्स। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हुई, जैसे वीट और राइस का प्रोडक्शन बढ़ा, कुछ एक चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ा, ज़्यादातर चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। जैसे दाल वगैरह जो पल्सेज होती है उसका प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं बढ़ा। तो हम देखते हैं आज भी दालें वगैरह बहुत महंगी होती है और उसका प्रोडक्शन लिमिटेड होता है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे क्रॉप्स ऐसी है जिसका प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। फिर रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। अब जब HYV सीड्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। अगर हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पेस्ट अटैक हो जाएगा और वो फसल हमारी बर्बाद हो जाएगी। तो ये भी एक कमी है। रीजनल इम्बैलेंस। रीजनल इम्बैलेंस का मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गई, जैसे पंजाब, हरियाणा, केरला, तो कुछ एक ऐसे जो रिच कंट्रीज है, रिच स्टेट्स है, वहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन ज़्यादा आने लगी। जहाँ फार्मर्स रिच है वहाँ पे उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बेनिफिट उठाए। लेकिन कुछ एक ऐसे स्टेट्स थे जैसे उड़ीसा, बंगाल, बिहार। बंगाल तो हम रिच स्टेट में लेंगे, लेकिन बिहार, उड़ीसा जैसे जो राज्य थे, राजस्थान है, तो वहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन का ज़्यादा प्रॉफिट किसानों को नहीं हो पाया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।